IAEA हो या इंटरनेशनल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हो, उसमें यह बात तय है कि कोई भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं करेगा। तो ये कितने जायज है, ये भी एक सवाल है जो एक चर्चा का बड़ा लंबा दायरा यहां पर बनाते हैं। लेकिन सुरेंद्र सिंह लाली, मैं आपसे थोड़ा सा पीछे जाके समझना चाहूंगा, आज जो चीजें इस वक्त हो रही हैं इजराइल ईरान के बीच में, शायद इस पूरे एरिया में जो कुछ हो रही है, रेड सी से लेकर और इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में जो कुछ हो रहा है, एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। वो अब्राहम अकॉर्ड जानबूझकर जमीन पर उतरने नहीं दिया गया कि आज की ये सिचुएशन पैदा हो सके, या फिर उस अब्राहम अकॉर्ड को केवल दिखावे के तौर पर सामने लाया गया था? भाई, कहा तो ये जाता है कि इस इब्राहिम अकॉर्ड को ही सैबोटेज करने के लिए 7 अक्टूबर हुआ। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट एक सबटरेनियन कॉन्फ्लिक्ट है। ये आज से नहीं है, ये पिछले 40-50 साल से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद भले ही शाह ऑफ ईरान 70s में गया था, पर ये एक सोच का फर्क है। जैसे हमारी और पाकिस्तान की एक सोच का फर्क है, जिसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ इट्स अ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक सोच का फर्क है दोनों को, और ये इतना आसान नहीं होगा। अब सर ने बोला कि जी अमेरिका की अगर एयर पावर है, अगर एयर पावर से सोल्यूशन निकलता, रजीम चेंज होता, तो आज अफगानिस्तान अमेरिका उसको अच्छे से सूद के चला जाता। तो बड़ी बात यह है कि इसमें अब बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ पर्सनल कमियां भी रही हैं। एक बात को समझिए कि बेंजामिन नेतन्याहू अंग्रेजी में बोलते हैं ही इज ऑल्सो नाउ राइडिंग द टाइगर। वो शेर की सवारी कर रहे हैं कि अगर वो शेर को नहीं चलाते हैं, शेर से नीचे उतरते हैं, तो वो शेर उन्हें खा जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा मसला। और दूसरा, आज रशिया की भी स्टेटमेंट आ गई इसमें कि आप जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनको आप, उन्होंने वार्न किया कि उनको आप अगर सोच रहे हैं कि उनको मारेंगे तो उससे एक बार पहले सोचिए, क्योंकि रशिया का भी एक न्यूक्लियर प्लांट जो ईरान में है, वहां पे 200 लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम है बुशर न्यूक्लियर प्लांट। तो अब अगर ये रायता फैलता है तो और बड़ा फैलता है, और अमेरिका अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड लाएगा नहीं तो एयर पावर से तो रजीम चेंज होगा नहीं। अब इजरायली टैक्टिकल फोर्सेस कहां जाके क्या करेंगी, ये फिल्मों में ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने एक चीज तो देखी, जब जब इसराइल में भी 7 अक्टूबर को हुआ, तो वहां उनकी मोसाद की और जो उनका आयरन ड्रोन है, उनकी दोनों की जो इंटेलिजेंस थी वो धरी की धरी रह गई। इसराइल ने सोचा नहीं था कि किस तरीके से आज, मतलब पिछले 24 घंटे में, एक नॉलेज पार्क के ऊपर और एक हॉस्पिटल के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिए हैं। तो अभी तो थोड़े से इस समय बैकफुट पे हैं वो हिजबुल्ला और जो 3 उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर अगर वो दोबारा से एक्टिवेट होंगी तो इसराइल के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सबसे बुरा अगर कोई फंसा है तो बेंजामिन नेतन्याहू फंसा है, और इसमें उसको रोकने के लिए उसे अमेरिका को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ईरान की जनता जो है, वो जितने आप बम मारोगे वो उतनी स्ट्रांग होगी। 10 करोड़ लोगों को आप रातों रात कोई भस्म नहीं कर सकते। तो इतना आसान नहीं रहेगा अमेरिका की मिलिट्री माइट के लिए भी एग्जैक्टली रजीम चेंज करना। और कल को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कल को अगर खुदा ना खास्ता, जैसे हम इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में भी कहते हैं कि पाकिस्तान को हमें बैक फुट पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान टूटता है तो सबसे बड़ी न्यूसेंस वैल्यू हमारे लिए है, हमारे जितने पोरस बॉर्डर है। तो इसी तरह अगर ईरान को कुछ होता है तो इतना बड़ा रायता फैलता है इस दुनिया में कि उसके बाद कौन ईरान को चलाएगा, संभाले नहीं संभलेगा। वहां पे आपका इशारा बहुत साफ है, संभाले नहीं संभलेगा। मैं एक बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर आप लोगों से जस्ट हाँ या ना में बहुत छोटे छोटे जवाब लेकर इस प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। बड़ी खबर यह कि इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका ने इजराइल की मदद जारी की। इजराइल पहुंचा अमेरिका का एक 14 कार्गो विमान पहुंचे, गोला बारूद और यहां पर आर्मी के उपकरण पहुंचे हैं। गोला बारूद की एक बड़ी खेप इजराइल पहुंची है। तो हम जो बात कर रहे थे, खबर हमारे पास आखिर में आ रही है, लेकिन एक बात इशारा मिलने लगा है, अगर 14 कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचे हैं तो इसमें बड़ी खेप किस लिए? चलिए मैं एक छोटा छोटा सवाल सबसे ले लूं। मेजर जनरल जेके बंसल, आप सबसे एक एक करके सवाल का जवाब छोटे छोटे में बताइएगा। क्या ट्रुप नहीं, ट्रुप्स तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ट्रुप्स तो दूर ही रहेंगे। ये तो सिर्फ जो है हवा में लड़ाई हो रही है, क्योंकि वहां पे किसी को एक दूसरे की जमीन को कब्जा करने का कोई
इंटेंशन नहीं। ठीक है सर, मैं समझ गया। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, ट्रुप्स कहीं भी ग्राउंड पर उतर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रुप्स इजराइल में ही पहले उतरेंगे। जिस तरह से ईरान की जो आर्सेनल है वो जैसे ही खत्म होगा और वो बैकफुट पे आता जाएगा, तो हिजबुल्ला और हमास के थ्रू वो चाहे वो कितने ही वीक हों, पर एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश जरूर नया करेगा। फ्रंट। और हो सकता है हुतीज भी हिजबुल्ला के साथ किसी और अलग मार्ग से आके उसके साथ। यहां पर एक बड़ा सवाल यह है, क्या हिजबुल्ला इतना मजबूत इस वक्त रह गया है कि नहीं रह गया? सुरेंद्र सिंह लाली सर, क्या आपको लगता है ट्रुप्स ग्राउंड पर उतरेंगे? आवाज नहीं, अनम्यूट करें सर, आवाज नहीं आ रही। आप किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका के ट्रूप्स की बात नहीं भी कर नहीं, रहे हैं मैं कि सिर्फ दोनों इजराइल देशों की के, बात कर रहे हैं? मैंने तभी बोला इजराइल के बॉर्डर पर ट्रुप्स उतरेंगे ईरान के, ईरान के बॉर्डर पर इजराइल के ट्रुप्स उतरेंगे। प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सिवाय कोई और होता तो मैं कहता बिल्कुल नहीं, पर ट्रंप साहब का पता नहीं कि वो सवेरे क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलते हैं, तो वो कुछ भी कर ठीक है, सकते हैं। फिर मैं एम्बेसडर सुरेश गोयल पर ज्यादा भरोसा करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा। एम्बेसडर सुरेश गोयल, ट्रुप्स उतरेंगे क्या कहीं ग्राउंड पर? जी मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एपिसोड में कहीं भी कोई ट्रूप उतरेगा। जी। बातें होंगी, एयरबॉर होगी और उसके बाद में फिर देखा जाएगा। ठीक है, एरियल सुप्रीमेसी का यह दौर है, लेकिन नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। हमारी चर्चा में आपने सभी मेहमानों को सुना, आप लोग तय कीजिए दर्शकों कि कौन सा मेहमान एकदम सटीक अपना एक्सप्लेनेशन सामने, एनालिसिस सामने रखता रहा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने इस खास प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला और मेरे साथ जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।